कि महागठबंधन को अगर औराई सीट जीतना है तो महागठबंधन सर्वे करा ले कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन रहा, सबसे ज़्यादा जनता से जुड़ाव किसका रहा, सबसे ज़्यादा जनता के बीच सक्रिय कौन रहा और सबसे ज़्यादा जनता के सवालों पर जूझा कौन है। ये नहीं कि अभी चुनाव आया है तो हम बता रहे हैं कि हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, और आज हमको नहीं बना सकते तो आप हमारी बीवी को बना दीजिए, आप हमारी बहिनी को उठा के ले आ रहे हैं, उनको आप टिकट मिल रहा है, उनको आप विधायक बना दीजिए। हम ये बात नहीं करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि यही वो औराई है, और जो सुरमा आज आ रहे हैं मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, जो सुरमाओं का हम स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन भी 18 महीने तक सरकार में रही है, जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा औराई के लोगों को कि 18 महीने में जो महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने औराई के विषयों को लेकर के कितना गंभीर रहे हो। औराई विधानसभा में 40 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन है। या तो वो निजी दरवाजे पे चल रहे थे, किसी पेड़ के नीचे चल रहे थे, या टूटे फूटे मकानों में चल रहे थे। 40 विद्यालय का मतलब होता है 10,000 बच्चे, और जिस विधानसभा में 10,000 बच्चों को पढ़ने के लिए आधारभूत संरचना न हो और कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में आना चाहता हो, सामाजिक जीवन में राजनीति करना चाहता हो किसी क्षेत्र से, अगर उसका अंतरात्मा न जगे तो हम समझते हैं कि वो मरा हुआ आदमी है। और सरकार की नीति ये है कि मैं बोलते बोलते, लड़ते लड़ते, धरना देते देते, अनशन देते देते थका नहीं हूं, लेकिन लड़ रहा हूं। लेकिन आज तक सरकार की नीति यही है, किसी भी एक विद्यालय में एक भी बिल्डिंग नहीं बनाया गया। तो ये सवाल वहां के स्थानीय विधायक और सांसद से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप इस आधार पर चुनाव मत करिए अपने नेता का कि वो नेता आपके जाति का है। आप इस आधार पर चुनाव मत करिए नेता का कि वह किसी बड़ी गाड़ियों से आता है। आप इस आधार पर उस नेता का चयन मत करिए कि वो एक बहुत बड़े जमींदार घराने से आता है। आप अपने नेता का चयन इस आधार पर करिए कि वह आपके बीच कितना घंटा बिताता है। आप अपने नेता का चयन इस आधार पर करिए कि वह आपके जन समस्याओं से कितना रूबरू है, और आपके जन समस्याओं पर चुनाव लड़ने के वक्त ये ना बोले कि मैं बनूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा चुनावी माहौल जो है वो बिहार में बनकर तैयार है। हर जो पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर से जो है वो प्रचार कर रही हैं। ऐसे में आज हम आपसे एक शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं जो कि बिहार के युवा कांग्रेस के जो हैं वो नेता हैं, और यहाँ पे जो औराई क्षेत्र है वहाँ से ये चुनाव लड़ने के प्रत्याशी के रूप में भी जाने जा रहे हैं। दीनबंधु क्रांतिकारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। तो हम देखते आ रहे हैं कि बिहार का जो मुद्दा है वो बिहार अभी भी जो है वो एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जा रहा है, और काफ़ी जो एक चुनावी हर पार्टी का जो एक कहना है कि हम एक घिसी पिटी सरकार से अब हम ऊब चुके हैं और अब बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। और कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर तो जो विकास दिख रहे हैं, लेकिन दीनबंधु क्रांतिकारी जी का जो मुद्दा है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो हमारे गरीब ग्रामीण लोग हैं इनके मुद्दे को अभी भी अछूता रखा है। इनकी जो तकलीफ़ें हैं, इनके जो दुख हैं, इनको सुनने वाला कोई नहीं है, और ये इसी मुद्दों पर जो है वो अपने प्रयास जारी करते रहते। तो इसी बारे में सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि गरीबों के अधिकार के लिए लड़ना, जैसा कि हमने आपका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह भी जो थोड़ा डेटा कलेक्ट किया उसमें आपने बड़े मुखर होकर के लिखा है कि जन समस्याओं के मकड़जाल से औराई को आज़ाद कराने का संकल्प है। तो ये जन समस्याओं का मकड़जाल क्या देखते हैं आप? देखिए, 2015 से मैं राजनीति में हूँ और 2018 से मैं प्रमुख रूप से औराई की राजनीति में सक्रिय हूँ।
राजनीति में आने का जो मेरा सबसे पहला कारण था, जब 2015 के बाद जब हम राजनीति से सक्रिय हुए तो हम देखे कि अपने क्षेत्र के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो जब हम औराई के विभिन्न गांवों में, विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे थे, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे थे, तो मुझे 2-3 समस्याएं प्रमुख रूप से समझ में आई। एक पहला ये था जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, वह था कि औराई विधानसभा में 40 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन है। या तो वो निजी दरवाजे पे चल रहे थे, किसी पेड़ के नीचे चल रहे थे, या टूटे फूटे मकानों में चल रहे थे। 40 विद्यालय का मतलब होता है 10,000 बच्चे, और जिस विधानसभा में 10,000 बच्चों को पढ़ने के लिए आधारभूत संरचना न हो, और कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में आना चाहता हो, सामाजिक जीवन में राजनीति करना चाहता हो किसी क्षेत्र से, अगर उसका अंतरात्मा न जगे तो हम समझते हैं कि वो मरा हुआ आदमी है। और यही देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम अब औराई से, औराई के विषयों पर, औराई के लोगों के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। दूसरा ये कि हमको जब समझ में आया हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। दर्जनों ऐसे गांव हैं जो आज भी मुख्य सड़क से कटे हुए हैं और मजबूरन चचरी पर चढ़ करके लोगों को जाना पड़ता था। तीसरा सबसे बड़ा बात यह था कि हमारे यहाँ या कहीं भी आप देखेंगे, हर एक पंचायत में पंचायत स्तरीय अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। हमारे यहाँ 1-2 को छोड़ दिया जाए तो समझिए कि लगभग 40 उप स्वास्थ्य केंद्रों का ऐसा स्थिति था कि उसमें आदमी तो छोड़ दीजिए, किसी जानवर को नहीं बैठाया जा सकता था। तो यही मकड़जाल है, और इसको लेकर के लगातार हमसे जितना हो पा है हमने संघर्ष किया है और उसके निदान की दिशा में प्रयास किया है। तो ये तो हो गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कहते हैं ना, कई बार आंकड़ों की बात आती है। जब भी सत्ता से सवाल पूछा जाए कि क्या है विकास, तो वो आंकड़ों का हमें हवाला देते हैं, और आंकड़ों का हवाला देते हुए कह देते हैं कि ये कार्य हुआ है। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता या फिर जो जनता है वो जाकर देखती है तो उनको पता चलता है कि ये कार्य तो सिर्फ ढांचा और आंकड़ा बन के रह गए हैं, ये कहीं से भी सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं मुद्दों की राजनीति और गरीबों के अधिकार के लिए, तो ये जो आपने अभी समस्याएं गिनवाई, तो इसमें फिर आपके चुनाव का मुद्दा क्या होगा और गरीबों का अधिकार आप कैसे दिलवाएं? देखिए, मुद्दा तो उनके लिए होगा जो सो करके उठ के आएंगे, और बरसात के समय में जैसे मेढक जो टरटराने लगता है, तो बरसात जैसे अभी चुनाव आने वाला है तो बहुत लोग आ जाएंगे। हमारे लिए न कोई चुनाव का तैयारी है और न हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम प्रत्येक दिन क्षेत्र में रहते, तो मेरे लिए तैयारी हो या चुनाव हो सब कोई विषय ही नहीं है। हर दिन मुझे वही काम करना है जो मुझे चुनाव के समय करना है या चुनाव से पहले करना है। बात रहा मुद्दों की, तो आप जब पिछले 5 वर्षों का, हम छोड़ देते हैं पिछले चुनाव से पहले का, पिछले 5 वर्षों का जब वहाँ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे या अखबार निकालेंगे या किसी भी पत्रकार से पूछेंगे या किसी सामाजिक कार्यकर्ता से पूछेंगे, औराई के किसी भी विषय पर अगर कोई सिंगल व्यक्ति बोला है तो वह दीनबंधु ही बोला है। चाहे वो बाढ़ का मामला हो, फसल क्षतिपूर्ति का मामला हो, बांध से विस्थापितों का मामला हो, 38 करोड़ के लूट का मामला हो, बागमती नदी के उराही का मामला हो, लखनदेई नदी के बांध बनाने का मामला हो, विद्यालयों को नदी से बाहर विस्थापित करने का मामला हो, विद्यालयों में आधारभूत संरचना की बात हो, या फिर औराई प्रखंड में जो है सरकारी डिग्री कॉलेज निर्माण की बात हो, या आप किसी भी मुद्दे को औराई का ले लीजिए, तो दीनबंधु के अलावा तो आपको कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। एक और मुद्दा जो आप कहते हैं कि गरीब बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, मतलब कुछ गरीब बच्चों के लिए जो आपने आवाज़ उठाई, जैसा आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे ही हमने देखा कि आपका ये कहना है कि दावे के साथ आप ये कह रहे हैं कि कुछ गरीब बच्चों को चिन्हित करके उनको जो है मूलभूत शिक्षा जो है वो नहीं दी जा रही है। ये इस बात को आप कैसे कहते हैं? मैं आपके माध्यम से, मैंने अपने हर एक भाषणों में इस बात को रखा है। मैं तमाम औराई के लोगों को कहना चाहता हूं और पूरे ज़िले सहित पूरे बिहार वासियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस विधानसभा में 40 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय फूस के मकान में पेड़ के नीचे चल रहे हों,
और वो सारे के सारे विद्यालय अति पिछड़ा बस्ती में, दलित बस्ती में है। यहाँ तक कि कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में भी 3 विद्यालय वो फूस के मकान में चल रहा है। तो मैं ये क्या गलत बोल रहा हूँ कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बच्चों से कलम छीना जा रहा है? मैं ये कौन सा गलत बात कर रहा हूँ? और ये बात मैं 2018 से बोल रहा हूँ। और सरकार की नीति ये है कि मैं बोलते बोलते, लड़ते लड़ते, धरना देते देते, अनशन देते देते थका नहीं हूं, लेकिन लड़ रहा हूं। लेकिन आज तक सरकार की नीति यही है, किसी भी एक विद्यालय में एक भी बिल्डिंग नहीं बनाया गया। तो ये सवाल वहां के स्थानीय विधायक और सांसद से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? और मैं तमाम औराई के लोगों को बताना चाहता हूं, पढ़ाई से बढ़कर के, शिक्षा से बढ़कर के आपके लिए कुछ नहीं है। आपके बीच जब ये निकम्मे नेता आए तो इनसे पूछिए कि आपके गांव का विद्यालय पेड़ के नीचे क्यों चल रहा है? आपके गांव का विद्यालय भवनहीन और भूमिहीन क्यों है? आपके गांव के विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए इन निकम्मे नेताओं ने आपके लिए क्या किया है? ये पूछा जाना चाहिए। ये सवाल हैं कि ये जो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, ये बड़े मुखर होकर के कह रहे हैं कि हमें एक जनता के रूप में उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि हम जब उनको वोट देते हैं तो वो हमारे क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं। तो दीनबंधु क्रांतिकारी जी, आपसे ये सवाल बनता है कि अगर आप विधायक बनते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़ें और विधायक बने, तो आपको, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है कि आपकी पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, ये तो निर्णय पार्टी को लेना है। और पार्टी ही नहीं, हम तो क्षेत्र में जाते हैं तो जनता को भी कहते हैं कि आप इस आधार पर चुनाव मत करिए अपने नेता का कि वो नेता आपके जाति का है। आप इस आधार पर चुनाव मत करिए नेता का कि वह किसी बड़ी गाड़ियों से आता है। आप इस आधार पर उस नेता का चयन मत करिए कि वो एक बहुत बड़े जमींदार घराने से आता है। आप अपने नेता का चयन इस आधार पर करिए कि वह आपके बीच कितना घंटा बिताता है। आप अपने नेता का चयन इस आधार पर करिए कि वह आपके जन समस्याओं से कितना रूबरू है और आपके जन समस्याओं पर चुनाव लड़ने के वक्त ये ना बोले कि मैं बनूंगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। वह ये बताए कि चुनाव लड़ने से पहले मैं इन मुद्दों पर क्या क्या संघर्ष किया हूं। यह अगर संघर्ष करके अगर आपको दिखाता है, आपको अगर विश्वास जगता है, तब आप उसको वोट दीजिए। यानी मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जाति की राजनीति नहीं। लेकिन एक सवाल और इससे जुड़ा हुआ बनता है कि बिहार में या फिर हमारे पूरे भारतवर्ष में, उत्तर भारत का अगर कहें हम, तो हम जातिवाद को नकार नहीं सकते हैं। तो क्या इसके लिए आप ग्रामीण स्तर पर कुछ देख रहे हैं कि जातिवाद की जो एक, ये भी एक तरह का मकड़ जाल है, इससे कैसे उठेगा? मैं एक बात कहता हूँ, मैंने आवेदन नहीं दिया था कि मेरा जन्म किसी जाति में हो जाना चाहिए। अब हो गया, वो सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, उससे क्या लेना देना है। नेता का मनसा क्या है, मेरा मनसा क्या है। हमारे पास किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग आते हैं तो कितने रुचि के साथ हम उनका काम कर रहे हैं, उनको हम क्या व्यवहार दे रहे हैं, क्या सम्मान दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी नंबर बात, आप बोलें ये बिहार में सच्चाई है, तो बिहार में सच्चाई है और आप बोले कि औराई में आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली बार आपके सामने ये बात बोल रहे हैं। मेरा नाम दीनबंधु सिंह है। जब हम राजनीति कर रहे थे और हम कहते थे कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि आप ये सिंह का टाइटल लगाते हैं और आप कहते हैं कि आप जाति का विरोध करते हैं। टाइटल एक जाति का सूचक है। उसी दिन हमने यह निर्णय लिया कि मैं अपने नाम के सामने अपने जाति का टाइटल नहीं लगाएंगे और हमने अपने नाम के आगे से अपने जाति का टाइटल हटा दिया और उस दिन से मेरे नाम के साथ क्रांतिकारी जुड़ गया। और सुन लीजिए, और मैं बार बार औराई के लोगों को 3 गारंटी देता हूँ। पहला गारंटी मैंने अपने हर एक भाषणों में कहा है, पहला गारंटी कि जिस तरीके से दीनबंधु आपके बीच सहजता से उपलब्ध रहता है, आजीवन दीनबंधु को आप विधायक बनाएं नहीं बनाएं,
दीन बंधु आजीवन आपके बीच सहजता से और सुलभता से उपलब्ध रहेगा। उसी में मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे औराई की जनता अगर मौका देती है तो औराई की जनता को वर्तमान की तरह गरहा नहीं जाना पड़ेगा। और उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान की तरह किसी भी नेताओं के दरवाजे पर जाकर के जो आपको काम कराना पड़ता है, अगर मुझे आप मौका देते हैं, कभी भी काम कराने के लिए आपको मेरे दहलीज पे नहीं आना पड़ेगा। मैं आपका नौकर हूँ, कोई भी नेता आपका नौकर होता है। मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आजीवन आपके घर, आपके गांव, आपके पंचायत आकर के आपका काम करने का काम करेंगे। उसमें दूसरा चीज़ मैंने कहा है कि जीवन में कभी भी आपको लगे कि दीन बंधु क्रांतिकारी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है, आप अपना जूता निकालिए और मुझे मारिए ताकि मेरा होश ठिकाने आए। और तीसरी नंबर बात कि जीवन में कभी भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा हूँ कि अगर आपको लगे कि दीन बंधु दलाली कमीशन खोरी कर रहा है, आप इमीडिएट पुनः आप अपना जूता निकालिए और मुझे जूता से मारिए ताकि मेरा होश ठिकाने आ पाए। तो ये 3 बात की गारंटी मैं औराई के लोगों को दिया हूँ। मतलब औराई की जनता को दीन बंधु क्रांतिकारी का एक क्रांतिकारी वादा है कि अगर वो विधायक बनने के बाद, चाहे हालांकि उनका ये कहना है कि वो विधायक ना भी बने तो भी वो आपकी जो सेवा है उसमें वो हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन दीन बंधु क्रांतिकारी जी, अभी आपने जाति के ऊपर एक बात कहा कि आपने अपने जाति का जो था सिंह, जो सरनेम टाइटल था, उसको आपने हटा दिया और क्रांतिकारी लगा लिया। लेकिन कई दिनों से विपक्ष का ही मांग था जातिगत जनगणना, जिसको कि अभी सरकार ने मान लिया है, अगले वर्ष तक जातिगत जनगणना होगी। तो फिर उस वक्त क्या बताएंगे अपनी जाति? आप बार बार मुझे मेरे जातियों में मत घुसा दीजिए। जातिगत जनगणना की जो मांग है ये आज का मांग नहीं है, ये वर्षों से मांग है। और जातिगत जनगणना के साथ साथ यह भी मांग हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। जब तक आप चीज़ों को सही से जानेंगे नहीं तब तक आप उसका समुचित इलाज कैसे कर पाएंगे। दूसरी नंबर बात यह है कि बात भागीदारी की हो रही है। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अब चिराग पासवान जी हैं, वो एक समृद्ध परिवार से हैं। अगर उनको आरक्षण का लाभ न भी मिले तो उससे उनका कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। लेकिन उसी समुदाय के जो गांव में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनको अगर उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, आप समझिए आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। अति पिछड़ों की स्थिति में इतना ज़्यादा जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि संसाधनों पर उनका जो अधिकार होना चाहिए, उनका जो भागीदारी होना चाहिए, वो नहीं है। इसीलिए उनके आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। दूसरा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह भी गड़बड़ है। वह गड़बड़ ये है कि आज समाज में एक बहुत बड़ा खाई जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से आ रहा है। अमीरों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है। कोई अगर अफसर हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो अलग लेवल के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये जो गैपिंग हो रहा है, ये गैपिंग बहुत बड़ा कारण है। आप सरकारी विद्यालय में आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं और जो निजी विद्यालय है उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रहा है, और जब आप बाहर निकलेंगे तो सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी में हो रही है। क्वालिटी एजुकेशन की आप इक्वल एजुकेशन की बात होनी चाहिए। इक्वल क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल, देखिए पहले तो आपको इक्वलिटी लाना पड़ेगा। यहाँ तो बराबर है ही नहीं। आप एक किताब पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? नीचे से लेकर ऊपर तक एक किताब पढ़ाने में क्या है? अगर सीबीएसई में एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो उसी पैटर्न को हिंदी में पढ़ाइए या बांग्ला में पढ़ाइए, भोजपुरी में पढ़ाइए, मैथिली, उसी किताब को आप पढ़ाइए, तो क्या होगा कि इक्वल होगा। ठीक है, बाद में हम लोग उस पर क्वालिटी पे बात कर सकते हैं, लेकिन पहले तो इक्वलिटी पे बात होनी चाहिए। और ये जो आपने कहा कि जो समृद्ध हो चुके हैं, जैसे आपने चिराग पासवान का ही उदाहरण दिया कि वो एक समृद्ध परिवार से आते हैं, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो क्या जब जातिगत जनगणना होती है और कांग्रेस आती है सरकार में, तो क्या वो इस तरह की जो आरक्षण है उनको समाप्त करने का कोशिश करेगी? देखिए, तो कांग्रेस ने तो कहा ही, राहुल गांधी जी ने तो लगातार इस बात पर कह रहे हैं कि हम आरक्षण के कैपिंग को बढ़ाएंगे। आरक्षण के कैपिंग, वो क्या करना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि पहले समाज में क्या कमियां हैं उसका पहले एक्सरे कर लीजिए। एक्सरे करने के बाद बैठ के तय करिए कि इसका इलाज क्या हो सकता है।
और जो इलाज होगा वो इलाज करेंगे ताकि हमारे लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरे। जो समृद्ध पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गाँव में चले जाइए, मैं कह रहा हूँ जिनके पास 10 बीघा जमीन है वो भी राशन कार्ड में नाम जुड़वाए हुए हैं। अब उनको लेना चाहिए? उनको नहीं लेना चाहिए। जिनके पास 4 चक्का गाड़ी है, कार रखे हुए हैं, वो भी मालूम चलता है कि कार से जाते हैं राशन लेने, तो उनको तो नहीं लेना चाहिए। तो यही है, सही ढंग से आर्थिक सर्वे हो या जातिगत सर्वे हो, वो कर करके जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको सरकार लाभ दे, उनके जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करे। यही कोशिश है। तो यही प्रयास रहेगा कि अगर दीनबंधु क्रांतिकारी जैसे लोग ये जब आएंगे सत्ता में, विधायक बनकर के चुने जाएंगे, तो ये जो ज़मीन से जुड़ी समस्या हैं और एक्चुअल में जो गरीब और पिछड़े लोग हैं जिनके पास सचमुच में अब तक विकास नहीं पहुंच पाया है, उन तक विकास पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही वो लोग जो कि ऑलरेडी विकास कर चुके हैं और अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं सरकारी जो मुआवजे हैं या जो भी फ़ायदे दिए जा रहे हैं उनका, तो उनके ऊपर भी एक लगाम लगाया जाएगा। और जाते जाते एक सवाल और दीनबंधु जी आपसे कि महागठबंधन से कई सूरमा अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, ऐसे में आपको ही टिकट क्यों मिलना चाहिए? ये बात तो महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं उनको तय करना है। और मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन को अगर औराई सीट जीतना है तो महागठबंधन सर्वे करा ले कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन रहा, सबसे ज़्यादा जनता से जुड़ाव किसका रहा, सबसे ज़्यादा जनता के बीच सक्रिय कौन रहा और सबसे ज़्यादा जनता के सवालों पर जूझा कौन है। ये नहीं कि अभी चुनाव आया है तो हम बता रहे हैं कि हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, और आज हमको नहीं बना सकते तो आप हमारी बीवी को बना दीजिए, आप हमारी बहिनी को उठा के ले आ रहे हैं, उनको आप टिकट मिल रहा है, उनको आप विधायक बना दीजिए। हम ये बात नहीं करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि यही वो औराई है। और जो सुरमा आज आ रहे हैं मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूँ, जो सुरमाओं का हम स्वागत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन भी 18 महीने तक सरकार में रही है, जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा औराई के लोगों को कि 18 महीने में जो महागठबंधन की सरकार थी तो उन्होंने औराई के विषयों को लेकर के कितना गंभीर रहे हो, किन किन समस्याओं पर उन्होंने काम किया, किन किन समस्याओं का समाधान करवाया। मेरा तो कोई विधायक नहीं था, मैं तो इंडिपेंडेंट तौर पे काम कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। और एक एमएलसी मेरा जीता, वंशीधर ब्रजवासी, और उनके माध्यम से अभी एक सत्र चल रहा था बजट सेशन, हमने 9 औराई विधानसभा के सवालों को सदन में उठवाया है। यही सिर्फ एक यही सवाल पूछ दिया जाए कि आप औराई के विषय को लेकर कितना गंभीर थे, कितना धरना किए, कितना प्रदर्शन किए, कितना बार डीएम से मिले, कितने बार मंत्री से मिले, कितना बार पटना दौड़े, कितना बार यहाँ के सवाल को पटना के सदन में उठवाएं, उसी से पता चल जाएगा कि किसका क्या सोच है। किसी का सोच विधायक और सांसद बनना होगा। दीनबंधु ने अपना जवानी औराई को दिया है, वो अपना गोल्डन टाइम अपने कैरियर का औराई को दिया है। दीनबंधु का सोच विधायक सांसद बनना कतई नहीं है। बिना विधायक सांसद बने हुए दीनबंधु ने सड़क बनवाया है, पुल बनवाया है, स्कूल बनवाया है, लगातार लड़ा है, भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। अगर जिस दिन जनता ने मौका दिया तो पूरे औराई का नाम पूरे भारत के पटल पर लहराएगा, यह विश्वास दीनबंधु दे रहा है। तो ये तमाम जानकारियां हैं, ये तमाम जो सुझाव हैं और ये तमाम वादे हैं, एक तरह से वादे क्या, एक तरह से जो दीनबंधु क्रांतिकारी जी की भाषा में कहेंगे कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो ये सारे बदलाव लेकर के आएंगे। तो दीनबंधु क्रांतिकारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार और अपने जो आपके क्रांतिकारी विचार हैं वो हमारे जितनी जनता है उनके सामने आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, अपनी बात रखने का, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। तो इसी के साथ अब इस इंटरव्यू को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।